तो देख सकते हैं कि उसके 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो एक तो ये कि आपके पास कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि सपोज़ करो या आपके पास आउटलुक का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन की कोई ऐप है। जैसे आपके पास जीमेल की ऐप होती है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो उनको हम यहाँ पे कह देंगे एजेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं आपके। फिर हम कह रहे हैं कुछ मेल सर्वर्स बने हुए होंगे, जिनके साथ हम कनेक्ट किया करेंगे। थर्ड चीज़ है हमारे पास कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए काम करने के लिए। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके लिए एक एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, एक पॉप3 होगा, एक आईमैप होगा, तो 3-4 प्रोटोकॉल हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यूज़र एजेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ईमेल रीड करने के लिए या सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी हमने कुछ कंपोज़ करना हो, कुछ एडिट करना हो, रीड करना हो, तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसको हम यहाँ पे यूज़र एजेंट कह रहे हैं। जैसे आपकी जीमेल की ऐप है, फ़ोन के ऊपर। मेल सर्वर का मतलब क्या है कि अब आपके पास कोई ऐसा सर्वर होगा जिसके अंदर आपका मेल बॉक्स बना हुआ होगा। तो हम वहाँ पे जाके अपनी ईमेल अपलोड किया करेंगे और फिर जिसको जिसको ईमेल हम भेज रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में फिर वहाँ से डाउनलोड किया करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास किस तरह का मॉडल बन रहा है यहाँ पे, हमारे पास कुछ अप्रॉक्सिमेटली इस तरह का मॉडल बन रहा है कि आपके पास एक यहाँ पे मेल सर्वर है और ये यूज़र नंबर 1 है यहाँ पे और उसने ईमेल भेजनी है यूज़र 2 को मेल भेजनी है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे लॉगिन करेगा इसके ऊपर और यहाँ पे जाके अपनी वो ईमेल अपलोड कर देगा इस मेल सर्वर के ऊपर। तो उसने अपलोड कर दी, तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद जो यूज़र नंबर 2 है वो क्या करेगा, वो जाके देखेगा कि अच्छा कि मेरे को ईमेल तो नहीं आई हुई। तो जब वो जाके कनेक्ट करेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरी ईमेल पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो फिर ईमेल को यहाँ पे डाउनलोड करेगा अपने पास। तो इस तरह से ही काम हो रहा होता है, यानी आपने पहले ईमेल अपलोड कर दी, तो सेकंड यूज़र ईमेल आपकी डाउनलोड कर रहा होगा। अच्छा, तो एक और काम क्या हो सकता है यहाँ पे कि हो सकता है कि मेल सर्वर भी कम्युनिकेशन होती हो हमारी यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपका ये मेल सर्वर 1 जो हो, ये हम कहते हैं कि सपोज़ करें ये जीमेल का सर्वर है, लेकिन इस पर आपने ईमेल सेंड करनी है, वो आपने याहू के सर्वर को करनी है। तो इसमें क्या होगा, उसमें डिफ़रेंस क्या आएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे ये डिफ़रेंस ये आएगा कि आपका जो जीमेल का सर्वर होगा, वो आके याहू के मेल सर्वर को डेटा सारा ट्रांसमिट कर देगा। क्योंकि ये है कि आपका सारा डेटा यहाँ पे आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो जब सेकंड यूज़र याहू वाले के साथ कनेक्ट करेगा, तो सेम उसी तरह से उसके पास डाउनलोड हो जाया करेगा। तो इस तरह का यहाँ पे प्रोटोकॉल है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कि इस प्रोटोकॉल के फिर 2-3 पार्ट्स हैं। एक ये कि आपने जब ईमेल सेंड करनी होगी तो डिफरेंट प्रोटोकॉल हुआ करेगा आपके पास। जब आपने ईमेल रिसीव करनी होगी डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा आपके पास। तो जब हमने ईमेल सेंड करनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मतलब है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको हम यहाँ पे अभी एक्सप्लोर करते हैं, इसके बाद पे हम इसको एक्चुअली करके भी देखेंगे कैसे हम ईमेल सेंड करते हैं रॉ फॉर्मेट में। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो प्रोटोकॉल होगा ये पोर्ट नंबर 25 पे रन कर रहा होगा। तो ये एसएमटीपी नॉर्मली 25 पे ही काम काम कर रहा होता है, लेकिन प्रोप्राइटरी तौर पे आप उसको चेंज कर सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो उसको खुद से चेंज भी कर सकते हो, कोई और पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो सपोज़ करो कि अगर मैं यहाँ पर अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में यहाँ पे ओपन करूँ, तो जब हमने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना होता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि आपके मेल सर्वर्स क्या हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपसे 2 मेल सर्वर्स वो माँगता है। एक होता है कि इनकमिंग मेल सर्वर क्या है आपका, एक होता है कि आउटगोइंग मेल सर्वर क्या है आपके पास। और जो आउटगोइंग है उसके आगे लिखा हुआ है एसएमटीपी और इनकमिंग के लिए ऊपर ऑप्शंस दी हुई हैं आपको कि पॉप3 कर लो या आईमैप कर लो या एचटीटीपी कर लो। लेकिन आउटगोइंग के लिए यहाँ पे एसएमटीपी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है खाली वो ईमेल सेंड करने के लिए है, रिसीव करने के लिए नहीं है। तो रिसीव करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, पॉप3 या आपके पास वो दूसरा जो आईमैप है। तो इनमें से कोई आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस दे रहे होते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पे अगर आपने कॉन्फ़िगर करना हो तो आप दोबारा से इसको यहाँ पे एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस बता रहे होगे। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह की यहाँ पे एक डायग्राम चलती है अगर आपने ट्रांसफ़र करना हो।
कि आपका जो सर्वर होगा वो पोर्ट 25 के ऊपर वेट कर रहा होगा, लिसनिंग मोड में होगा, और जब आप उसके साथ कनेक्ट करोगे तो पहले वो कनेक्शन आपका एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या करना है, हमने क्लाइंट ने उसको पहले हैंडशेक करना है, यानी कि आपने उसको कोई हेलो की कमांड भेजनी है। इसको हम कह रहे हैं कि हैंडशेक करना, कि आपने कनेक्शन वेरीफाई कर लिया कि हाँ जी हमारा सेटअप हो गया हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर कि आपने मैसेजेस लिख के अपलोड करने हैं, कि मैं ये ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। और थर्ड पार्ट के अंदर आपने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो ये 3 स्टेप अब यहाँ पे कनेक्शन सेटअप करते हैं हम यहाँ पे। और जो डेटा हम अपलोड करते हैं बेसिकली आस्की टेक्स्ट होता है, और उसके जवाब में आपको कुछ स्टेटस कोड या फ्रेज आया करेंगे यहाँ पे। पहले पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करके देखते हैं कि हमने कैसे करना है खुद से। तो अभी हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर खुद से अपना करके देखते हैं कि फर्स्ट क्या होगा कि एलिस ने क्या किया, यहाँ पे एक ईमेल कंपोज करनी है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने अपने एक यहाँ पे आप यहाँ पे एसएमटीपी यहाँ सर्वर था, उसको इसने फॉरवर्ड कर दिया कनेक्ट करके, और फिर उसी तरह उसने इसको बॉब की मेल सर्वर को फॉरवर्ड कर देनी है। फिर वो अपने सर्वर के साथ जब कनेक्ट करेगा तो वो डाउनलोड कर लिया करेगा। तो उसका मतलब कि जो फर्स्ट यहाँ पे काम है, आपने जब ईमेल सेंड करनी है तो उसमें एसएमटीपी प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हो रहा होगा। इसका मतलब है कि इस फर्स्ट जो स्टेप के अंदर कि जब आपने ईमेल लेके सेंड की है तो यहाँ पे एसएमटीपी होगा, और जब दूसरी साइड पे किसी ने डाउनलोड करनी होगी तो वो POP3 प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा, या वो IMAP यूज कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि इस प्रोसेस काम कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पे सर्वर साइड पे क्या करेंगे, पहले हम सर्वर से कनेक्ट करेंगे। सपोज करो हमने डमी सा सर्वर क्रिएट कर लिया hamburger.edu। तो हमने क्या करना है, उसके साथ कनेक्ट करना है पोर्ट 25 के ऊपर। उसके साथ हमने कनेक्ट कर लिया तो जवाब में हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका कनेक्शन हो गया हुआ है, आपके पास कोड 220 आ रहा है यहाँ पे। फिर आपने उसको सेंड किया है। सी का मतलब है यहाँ पे क्लाइंट, OS का मतलब है सर्वर। तो ये क्लाइंट सारी बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे, क्लाइंट कह रहे हैं हेलो grapes.fr, तो वो उसके जवाब में इसको रिप्लाई कह रहा है कि हेलो वो भी प्लीज टू मीट यू। उस फिर क्लाइंट कह रहा है कि मेल फ्रॉम, आगे उसने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दिया, क्या है कि मेरा ये ईमेल एड्रेस है, मैं एक ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ आपके मेल सर्वर पे। तो उसके जवाब में उसने कहा 250, यानी कि सेंडर का एड्रेस मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको मैंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ, तो आप ईमेल सेंड कर सकते हो। तो अगर हमने कोई स्पैम फिल्टर लगाया होगा तो स्पैम फिल्टर से वो होके क्लियर होगा तब वही आपको ओके का मैसेज मिलेगा। तो अगर आपका स्पैम फिल्टर में फंस जाता है तो आपको ये सेंडर सेंडर ओके का मैसेज नहीं मिलेगा। तो फिल्टर जब क्रॉस कर लोगे आप स्पैम का, तब आपको दिखेगा जी सेंडर ओके। उसके बाद आपको कि आपने ईमेल भेजनी किसको है। तो अगर आपने यहाँ पे सपोज करो hamburger.edu सर्वर को कनेक्ट किया हुआ है, तो आप जिस ईमेल एड्रेस को भेजना चाहोगे वो इसी के ऊपर बना हुआ होना चाहिए। तो सपोज करो वो होगा bob@hamburger.edu। तो जो आपकी यहाँ पे ईमेल का यहाँ पे जो सफिक्स है, तो उसी सर्वर के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट किया करेंगे, उसी के मेल सर्वर के साथ। तो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके नाम उसका सिमिलर ही होगा काफ़ी हद तक। तो हमने कहा कि हम इस bob@hamburger.edu को ईमेल भेजना चाह रहे हैं। तो उसने फिर इसको वेरीफाई करके कहा कि जी ठीक है, ये ईमेल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आप भेज सकते हो ईमेल। तो उसने यहाँ पे 250 का कोड सेंड कर दिया। उसके बाद क्लाइंट ने यहाँ पे लिखा है डेटा। तो उसके बाद सर्वर ने कहा ठीक है कि आप डेटा एंटर मेल से आप पूरा कंटेंट अपलोड कर दो, एंड में आपने डॉट भेजना है। डॉट के बाद आपने एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। तो अब क्लाइंट ने क्या किया, उसने पूरी ईमेल कंपोज कर दी नीचे। जैसे 3 यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, आखिर में डॉट लिखा है, तो उसके बाद उसने कहा कि जी आपका मैसेज जो है एक्सेप्ट हो गया हुआ है, अपलोड हो गया हुआ है। तो उसके बाद क्लाइंट ने लिखा है यहाँ पे क्विट। तो कनेक्शन उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो ये सिंपल से यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अभी हम ये करके देखते हैं एक्चुअली ये एनसी के ऊपर, जो आपका नेटकैट सर सॉफ्टवेयर है। एक दफ़ा जनरली इसको रिपीट कर देंगे। सर ये समझ नहीं आई, इंटरनेट ख़राब था। अच्छा हम कर क्या रहे हैं, हम ये प्रोटोकॉल देख रहे हैं कि आप जब ईमेल को सेंड करनी होगी तो वो हम कैसे, वो प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आपने ईमेल सेंड करनी है, तो ये जो है आपका ईमेल एड्रेस है, और ये जो ईमेल एड्रेस है जिसको आपने ईमेल भेजनी है, तो ये आपकी डेस्टिनेशन है यहाँ पे। अच्छा ये डेस्टिनेशन का ईमेल एड्रेस है, तो उसका मतलब है इसका जो मेल सर्वर होगा वो कुछ हद तक ये वाले इस वेबसाइट के साथ लिंक्ड होगा hamburger.edu।
हो सकता है वो mail.hamburger.edu हो, कोई ना कोई इसका मेल सर्वर का एड्रेस होगा। तो अगर आपने बॉब को ईमेल भेजनी होगी तो आप उसके एसएमटीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करके भेजोगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने फिर यहाँ पर hamburger.edu के साथ कनेक्ट किया यहाँ पे, यानी पोर्ट नंबर 25 के साथ कनेक्ट किया और ये वेबसाइट का नाम है आपके पास। तो उसके जब कनेक्शन आपका हो गया तो आपके पास ये मैसेज आ गया 220 का यहाँ पे। उसके जवाब में आपने सेंड किया हेलो, तो उसने फिर आपको रिप्लाई किया 250, यानी कि आपका एक्सेप्ट हो गया, कनेक्शन एक्नॉलेज कर रहे हो। फिर आगे लिख रहे हो कि मेल फ्रॉम, कि मेरा ये ईमेल एड्रेस है, मैं मेल भेजना चाहता हूँ बॉब को यहाँ पे। तो उसने इसको फिल्टर करके कहा कि हाँ जी ठीक है, आपको हमने ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ, आप कर सकते हो सेंडर ओके। फिर आपने कहा कि ईमेल हमने रिसीव करानी है बॉब को, तो उसने कहा ठीक है, बॉब का ईमेल भी एग्जिस्ट करता है तो रिसिपिएंट ओके। फिर हम डेटा लिखा तो आपने यहाँ पे पूरी ईमेल कंपोज करके यहाँ पे एंटर दबा के अपलोड कर दी। और आखिर में आपने डॉट भेजना होता है, उसके बाद एंटर प्रेस करने हैं। तो उसने कहा जी मैसेज आपका अपलोड हो गया हमारे मेल सर्वर पे। तो अब बॉब जब भी कनेक्ट करेगा इस मेल सर्वर के साथ तो उसको हम ईमेल ये डाउनलोड करवा देंगे उसके कंप्यूटर पे, तो वो उसके पास ईमेल आ जाया करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके फ़ोन पे जो इंस्टेंटली ईमेल आती है, वो इंस्टेंटली नहीं आती, वो जब आपका जो क्लाइंट जब कनेक्ट करता है सर्वर के साथ, कुछ देर के बाद तब उसको सारी ईमेल्स डाउनलोड कर लेता है वो। तो ये इंस्टेंटली काम नहीं करती है सर्विस। तो इनका कोई टाइम फिक्स होता है कि इतने सेकंड्स के बाद वो दोबारा कनेक्ट करके चेक करता है कि ईमेल तो नहीं आई हुई मेरी कोई, अगर आई हुई तो वो डाउनलोड कर लेता है क्लाइंट हमारा। तो बेसिकली ये यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर है। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको रन करके देखते हैं एमसी के ऊपर, यहाँ पे एक सीएमडी की विंडो खोल के। तो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन करता हूँ, यहाँ मेरे पास एनसी रन कर रहा है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक कनेक्ट करता हूँ सर्वर के साथ, उसका नाम है mail.smtpbucket.com। तो ये एक सर्वर है जो कि बेसिकली हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया हुआ है, कि अगर आपने एसएमटीपी प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसके साथ कर सकते हो। और इसका जो यहाँ पे पोर्ट है वो 25 नहीं है, 25 प्लस 8000 है, तो 8025 है। मैंने खुद से मैनुअली चेंज किया भाई। तो मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखना, इसने मुझे रिप्लाई कर दिया यहाँ पे 220 mail.smtpbucket.com। अब जरा उसको कंपेयर करो इसके साथ जो कि हमने यहाँ पे देखा था। आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वही वाला रिस्पॉन्स है 220। आगे यहाँ पे यूआरएल लिखी हुई है सर्वर की यहाँ पे। तो आगे हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली ऐसे ही लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, सेंड करता हूँ हेलो लिख के, तो उसने जवाब में लिख दिया 250 हेलो। तो उसने भी हेलो बैक मुझे सेंड कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आगे थर्ड स्टेप मेरे पास, तो थर्ड स्टेप है कि मेल फ्रॉम मैंने यहाँ पे लिखना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेल फ्रॉम, और मैं आगे लिख देता हूँ कि networks@ist.edu.pk। देखा सेंडर ओके ठीक है, हमने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद सपोज करो कि हमने ईमेल भेजनी है किसी बंदे को जो इसका ईमेल एड्रेस बना हुआ है smtpbucket.com के ऊपर। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक यहाँ पे एक एड्रेस बना हुआ है जिसका सर नाम ये जो सर ये जी ब्लैकलिस्ट किसने नहीं किया? जी, कुछ कई दफ़ा होता है ना कि हम स्पैम में कुछ चीज़ें हमने ब्लॉक की होती हैं। तो अगर हमने ब्लॉक किया होगा तो यहाँ पे सेंडर ओके नहीं आएगा। जैसे ही वो बताएगा कि मैं हूँ ये बंदा, तो कहेगा नहीं आपको तो ब्लॉक किया हुआ है आपकी ईमेल्स को। तो इस स्टेप से वो आगे नहीं जा सकेगा फिर। तो ये जो हमने स्पैम की फ़िल्टर्स या लोगों को ब्लॉक किया होता है ईमेल में, तो ये वो वाला फ़िल्टर है यहाँ पे। उसकी हम यहाँ पे बात करें। ओके सर। तो अब आगे मैंने लिखना है यहाँ पे कि किसको मैंने ईमेल सेंड करनी है, तो मैं सपोज़ करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे ali@, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे khan@smtpbucket.com। मुझे लग रहा है कनेक्शन मेरा यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। जी सर। 1 मिनट दोबारा से मैं कर देता हूँ उसको। यहाँ मेरा कनेक्शन था, इसको क्लोज़ कर दिया है। का रिसिपिएंट ओके कर दिया, मैं लिखता हूँ डेटा यहाँ पे,
और फिर मैं यहाँ पे उसने कहा कि आप ईमेल लिखो और एंड पे आपने एंटर दबाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सब्जेक्ट टेस्ट ईमेल और फिर मैं नीचे लिखता हूँ ईमेल का कंटेंट, दिस इज टेस्ट ईमेल विद नो स्पेशल एंड पे मैं लिखता हूँ गुड बाय और आखिर में डॉट लिखता हूँ। तो जैसे मैंने डॉट लिखा साथ ही आ गया कि मैसेज एक्सेप्टेड 250 का यहाँ पे मैसेज आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्विट। अब मेरी ईमेल एक्चुअली अपलोड हो चुकी है सर्वर के ऊपर और कनेक्शन मैंने क्लोज कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ईमेल सेंड करते हैं। अब हमें वेरीफाई करने के लिए कि ईमेल गई कि नहीं गई, हम क्या करेंगे कि अब उस सर्वर को कनेक्ट, उस सर्वर की वेबसाइट पे जाएंगे, एसएमटीपी बकेट वाले पे जाके वहाँ जाके हम एक्सेस करेंगे इनबॉक्स को, फिर देखते हैं ये ईमेल वहाँ पे रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो अभी तक तो प्रोटोकॉल कह रहा है कि ईमेल आपकी अपलोड हो गई हुई है। तब हम दोबारा सर्वर को कनेक्ट करेंगे और वहाँ जाके देखते हैं कि ईमेल वहाँ पे रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ इनकी। तो ये इनकी वेबसाइट है sntpbucket.com। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने किसको ईमेल भेजी है। यहाँ पे मैंने भेजी है khan@sntpbucket.com। तो मैं यहाँ पे ये वाला एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं डेटाबेस के अंदर इसको कनेक्ट करता हूँ कि ये इसको कोई ईमेल मिली कि नहीं मिली। तो मैं सर्च प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो उसने कहा देखें एक ईमेल आपकी आई हुई है 3 मार्च को 10:48 के ऊपर। रिसिपिएंट क्या है इसका, यही आपका जो है, और सेंडर कौन है, networks@ist.edu.pk। सब्जेक्ट है उसका टेस्ट ईमेल। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो उसने मुझे पूरी ईमेल खोल के दिखा दी कि सब्जेक्ट आपका टेस्ट ईमेल, दिस इज अ टेस्ट मेल विद नो स्पेशल मैसेज, गुड बाय। और फिर नीचे ऑप्शन है कि डिलीट कर सकते हैं इसको आप। तो इस तरह से ये ईमेल फिर आपके सर्वर के ऊपर अपलोड हो गई होती है, जिस तरह हमने अभी एक्सेस करके यहाँ पे देखे। तो ये एक सैंपल यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसको हमने यूज करके एक्सप्लोर किया प्रोटोकॉल को कि प्रोटोकॉल बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो अब ये देखा कि हमने इसको रीड करने के लिए हमने खुद से फिर लॉग इन करना है सर्वर के साथ। लॉग इन हम खुद से करेंगे तब हमें ईमेल मिला करेगी, ऑटोमेटिकली हमें कोई कहीं पे नहीं आएगी। तो हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, जिसने रिसीव करनी है जब कनेक्ट करेगा उसको तो उसके इनबॉक्स की सारी ईमेल्स आ जाए करेंगी खुद ब खुद। तो इस तरह से ये सर्विस यहाँ पे काम करती है। जी, ये क्लियर हो गया सबको? जी सर, हो गया। तो आप लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है, कोई इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। अच्छा, अब इसको जरा कंपेयर करते हैं डिफरेंट किस्म की ईमेल सर्विस के साथ। कि अभी जो हमने प्रोटोकॉल यूज किया वो था एसएमटीपी प्रोटोकॉल, वो खाली ईमेल सेंड करने के लिए था। इसी तरह एक प्रोटोकॉल होता है POP3 का, जो कि ईमेल रिसीव करने के लिए होता है, जिस तरह हमने अभी यूज किया वैसे ही इसको भी यूज करते हैं, खाली आपने लॉग इन पासवर्ड देना होता है उसके अंदर। लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें तो एक थर्ड ऑप्शन भी है हमारे पास कि आप वेब के ऊपर ईमेल सेंड करो या रिसीव करो। तो सपोज करो अगर मैं mail.yahoo.com खोलता हूँ अगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेब के ऊपर लॉग इन करके फिर इसके थ्रू मैं ईमेल सेंड किया करूँगा। तो ये भी एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है। अच्छा, लेकिन अब तो इसको हम कहते हैं कि वेब बेस्ड ईमेल। तो ये थोड़ी-सी नई चीज़ है, जो एसएमटीपी बहुत पुरानी है। एसएमटीपी तो इट्स लाइक 1980s की चीज़ है ये, क्योंकि स्टार्ट में ये प्रोटोकॉल बना था सिंपल मेल सेंड करने के लिए। तो इसको हम कहेंगे ये एचटीटीपी बेस्ड मेल है, वो आपके पास एसएमटीपी बेस्ड मेल थी यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रा इन दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। इसमें करना है क्या आपने, कि आपके पास जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो बेसिकली हम पेज को डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो डाउनलोड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पुल का, कि आपने पुल किया पेज को, अपनी तरफ लेके आए और डाउनलोड किया। लेकिन जब हम एसएमटीपी यूज़ करते हैं तो हम चीज़ें एक्चुअली अपलोड कर रहे होते हैं, यानी कि आपने इसको पुश किया है। तो ये 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, पुश और पुल। इसका मतलब क्या है कि आप, पुल का मतलब आपने डाउनलोड किया अपने पास, पुश का मतलब है कि आपने अपलोड किया अपने पास। तो ये 2 एक वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो आप ज़रा हम अगर कंपेयर करें इस एसएमटीपी वाले फॉर्मेट को, इस प्रोटोकॉल को, अगर हम एक वेब वाले प्रोटोकॉल से कंपेयर करें कि अगर मैं yahoo.com में लॉगिन करके ईमेल सेंड करता हूँ, दूसरा तरीका है नहीं कि मैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके सेंड करता हूँ। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंट चीज़ें हैं? यानी लूप होल्स किस में ज़्यादा हैं, किस में लूप होल्स नहीं है, सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, किस पे सिक्योरिटी नहीं है? तो आप लोग बता सकते हो उसके ऊपर किस प्रॉब्लम्स किस पे नज़र आएँगे आपको, एसएमटीपी में कि आपको वेब वाली मेल में?
जो वेब वाली मेल है वो आपकी पोर्ट 80 पे काम करेगी, SMTP आपकी पोर्ट 25 पे काम करती है नॉर्मली। तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या फायदे हैं इसके? सर जो वेब बेस्ड है वो सिक्योर विद पासवर्ड है। जी जी, वेब वाली में है कि अगर आपने ईमेल सेंड भी करना हो तब भी आपको सिक्योरिटी यस सर। मिलेगी और आपने लॉग इन करना है। हालांकि आप सेंड कर रहे हो रिसीव नहीं कर रहे, तब भी आपने लॉग इन करना है इसके अंदर। जी बिल्कुल ठीक है, सही ऐसा ही है। इसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे? वेब के अंदर हम इमेजेस वगैरह सेंड करना बड़ा आसान है, फाइल अपलोड करनी हो साथ वो भी हम कर सकते हैं। तो यस सर। SMTP के अंदर ये काम बड़ा टफ होगा, कैसे हम फाइल्स अपलोड करें, काफ़ी मुश्किल काम है कि हम तो टेक्स्ट भेज रहे हैं और ये फाइल तो बाइनरी डेटा होती है, तो बाइनरी डेटा को अपलोड करना थोड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है SMTP के अंदर? सर कमांड्स वगैरह यूज अगर करनी हम इसके पड़ती बेसिक प्रोटोकॉल को यहाँ पे देखें, इसको देख के आपको बेहतर अंदाजा होगा। सर कमांड्स वगैरह यूज करनी जी, पड़ती है। कमांड्स वगैरह यूज़ करनी पड़े तो ये हमें ठीक है, हमें कमांड्स याद रखनी पड़ेगी इन चीज़ों की। लेकिन आप एक काम भी तो कर सकते हो। सपोज़ करो आप सी शार्प के अंदर GUI बना लो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स रख लो, और यहाँ पे एक मैसेज का टेक्स्ट बॉक्स रख लो और नीचे एक बटन बना दो उसका। तो क्या होगा कि वो खुद ब खुद ये लाइन्स को बहुत ट्रांसमिट कर दिया करेगा। जब आप प्रेस करोगे तो पहले वो हेलो भेजेगा, कुछ देर के बाद मेल फ्रॉम भेजेगा, फिर रिसिप्ट टू भेजेगा, फिर डेटा भेज देगा जो उसमें लिखा हुआ होगा। तो हम तो बड़े आराम से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि आप बस ईमेल टाइप करो, क्लिक करो तो आपकी ईमेल चली जाया करेगी। तो ये आप यहाँ पे आधे घंटे में बना लोगे ये सॉफ्टवेयर, अगर आपको बनाना पड़े तो ये। तो GUI बेस्ड एक SMTP क्लाइंट तो बड़े आराम से हम बना सकते हैं। तो फिर हमें कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई और चीज़ भी है यहाँ पे, जरा और से इसको देखो प्रोटोकॉल के अंदर मेन मसला क्या है यहाँ पे? वो तो हम इसको ऑटोमेट कर लेंगे खुद से। सबसे बड़ा जो मसला आप लोग देख सकते हो वो ये है कि जब वो कहते हैं ना 3rd लाइन के ऊपर, 4th लाइन के ऊपर कि मेल फ्रॉम, अब यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो सकता है वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है वो किसी और का ईमेल हो जिसको आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी थेफ्ट करना बड़ा आसान है यहाँ पे। तो जैसे कि जो मैंने ईमेल सेंड किए थे, मैंने किस ईमेल की तरफ से सेंड किए, मैंने लिखा है कि networks@ist.edu.pk। अब ये ईमेल एड्रेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो मैंने एक फेक ईमेल यहाँ पे दिया है, एड्रेस दिया है यहाँ पे, लेकिन अगले बंदे को तो ईमेल मिल गई होगी, उसके पास तो यही लिखा हुआ आ रहा होगा networks@ist.edu.pk। तो इसका मतलब क्या है कि ये को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को, कि अलाउ कर रहा है आपके यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट करना बड़ा आसान है यहाँ पे। तो आप आईडी को बड़े आराम से चोरी कर सकते हो, किसी और की आईडी को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। वो हो सकता है कि आप फेक ईमेल एड्रेस दे दो जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, जो कि ट्रेस बैक हो ही नहीं सकता किसी का, वो है ही नहीं है। तो हो सकता है एक डोमेन नेम भी एग्ज़िस्ट ना करता हो ये वाला। ये वेबसाइट का नाम भी आपने डमी दिया हो यहाँ पे, तो खाली ईमेल ही नहीं, आपने टोटली हर चीज़ इस पे छोड़ दी हो, तो ये इसको वेरीफ़ाई नहीं करता। इसने बस चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये ब्लॉक नहीं किया हुआ हमने तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। सेकेंडली आप देख सकते हो कि ये जितना डेटा हमने यहाँ पे अपलोड किया है ईमेल का, इसके अंदर कोई एन्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये सिंपल पैकेट्स के फॉर्मेट में सब कुछ जा रहा होगा आपका। तो अगर कोई भी पैकेट रीड कर ले, तो उसको सारी ईमेल का कंटेंट आपका मिल जाएगा यहाँ पे। तो कोई सीक्रेट मैसेज यहाँ पे कुछ सेंड करने के लिए इतनी अच्छी सर्विस नहीं है ये। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी पैकेट्स की सिक्योरिटी भी। तो ये साफ-साफ आपका टेक्स्ट के फॉर्मेट में जा रहा होगा सब कुछ ये। तो अगर हमें देखना हो कि वाक़ई टेक्स्ट के फॉर्मेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ये लोकेट कर सकते हैं पैकेट्स के अंदर ये डेटा जो हमने सेंड किया है यहाँ पे? यस सर। तो अगर हमें ये ट्रेस करना है तो हम क्या करें? क्या स्टेप्स फ़ॉलो करें यहाँ पे? मैं वायरस आर्क ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि TCP पैकेट्स मुझे खाली दिखाओ यहाँ पे।
मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ हेलो, लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं लिखता हूँ मेल फ्रॉम, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ रिसिप्ट टू, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखिए दिस इज अ टेस्ट मेल, फिर डॉट लिख के इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो अब हमें किसी न किसी पैकेट में ही नजर आ जाएगा ये कि ट्रांसमिशन जो हो रही है यहाँ पे वो किसी पैकेट में आपको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में नजर आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ SMTP, तो यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर सर्च करना है 8025। तो अगर मैं यहाँ पे सारे पैकेट्स में से ऊपर से होते हुए स्क्रॉल अप करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कहीं नजर आ जाएगा ये पैकेट इसका भी। असल में प्रॉब्लम ये जब हम टीम्स को यूज़ कर रहे होते हैं साथ, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आती है, तो आपको चीज़ें सर्च करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप टीम्स के बगैर यूज़ करोगे तो आपको ढूँढना बड़ा आसान है। तो अगर हम टीम्स को ना यूज़ करें, फिर ये हमारे लिए पैकेट्स लोकेट करना बड़ा आसान काम है। अगर टीम्स हमने ओपन किया होता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हमारे पास जनरेट होती है टीम्स की। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इसको सर्च करने में। लेकिन जब ये आपको मिलेगा तो ये प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें की। तो इसी तरह अगर आप चेक करो तो आपका जो IST का भी एक मेल सर्वर यहाँ बना हुआ है, तो वो भी आपको SMTP अलाउ करता है। तो सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे NC उसके बाद mail.ist.edu.pk और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25। तो इसने क्या किया यहाँ पे IST के मेल सर्वर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये आपसे यहाँ पे प्रोटोकॉल वही वाला फॉलो हो रहा होगा। तो आपने सिंपल ये कमांड लिखनी है तो आपके पास ये IST के प्रोटोकॉल से कनेक्ट हो गया। तो ऊपर देखो आपके पास ये पैकेट यहाँ पे लोकेट हो गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस पैकेट को ओपन करूँ तो आपके पास यहाँ पे प्लेन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके अंदर वो आपको बता रहा है कि आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे आई हुई है। तो इस तरह से करके हम उसको बड़े आराम से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तब जो भी ईमेल हम सेंड कर रहे होंगे IST के सर्वर के ऊपर, वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास ट्रेस हो रही होंगी। तो ये इस पूरी सर्विस का यहाँ पे फ्लॉ है यहाँ पे, कि ये इतनी सिक्योर्ड सर्विस यहाँ पे है नहीं। जो भी हम करते हैं सब कुछ हमें नज़र आता है। तो हमने सी ने लिखा है यहाँ पे हेलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि क्लाइंट ने हेलो सेंड किया हुआ है यहाँ पे। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली इतना यूज़ करना प्रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है SMTP सर्विस। अगर हम जाके चेक करें तो ये मोस्ट कॉमन सर्वर टाइप में से एक है यहाँ पे। इवन अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो क्लाइंट होता है वो भी आपको SMTP सर्विस यूज़ करना सर अलाउ जी, जी। सर ये जो हम ये सॉफ्टवेयर वायर शार्क यूज़ करते हैं सर, ये हमें जो हमारे मतलब ये तो अब अभी सिर्फ ये आपके कंप्यूटर का ये दिखा रहा है पैकेट्स, या ये इस कनेक्शन पे जो पैकेट्स सब जा रहे हैं उनको दिखा रहा है? जी, अभी खाली इस कंप्यूटर के पैकेट्स दिखा रहा है कि इस कंप्यूटर से जो पैकेट्स इन आउट हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाया करेंगे। तो अब मतलब लेकिन बाकी यूज़र्स कर रहे हैं उनका नहीं पता चलता? जी, वो उनका भी चल सकता है पता, लेकिन हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे अभी चीज़ यहाँ पे ऑन नहीं की हुई। तो थोड़ी बहुत हमें मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो वाई-फाई के जितने पैकेट्स होते हैं हम देख सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास लैब के अंदर एक पुराने किस्म के स्विच पड़े हुए हैं, इनको हब कहते हैं। तो अगर आपने हब के साथ जोड़ के नेटवर्क बनाया हुआ है 5-6 कंप्यूटर्स का वायर लगा के, तो उसके भी सारे पैकेट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे उनको भी मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो स्टार्ट में हम ड्राइवर चूज़ करते हैं ना, जब यहाँ पे स्टार्ट में ड्राइवर पूछ रहा होता है कौन से ड्राइवर को आपने स्पाई करना है, तो हमें ड्राइवर बस थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है। तो इसके लिए हम एक अक्सर ना यूनिक्स पे ही काम करते हैं, विंडोज़ पे नहीं करते ये। क्योंकि विंडोज़ में ओपन सोर्स नहीं है। तो अगर हम यूनिक्स पे सॉफ्टवेयर चलाएँ ये वाला, तो उसमें हम थोड़ा-सा एक लाइन मॉडिफ़ाई करते हैं कोड की, तो आपके पास पूरे नेटवर्क के पैकेट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आप बड़े आराम से पूरे नेटवर्क के पैकेट्स को देख सकते हो।
तो अगर कोई बंदा ये काम कर रहा हो, किसी के पास अपने लैपटॉप के अंदर यूनिक्स चल रही हो और किसी भी कैफ़े में जाके बैठा हो, तो सारी ईमेल्स को वो लोग ही पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे एसएमटीपी वाली सारी मेल्स को, वो एन्क्रिप्शन नहीं है उसके अंदर, वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में जा रही होती है। तो इसलिए देखा जाए तो इसमें सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम सिक्योरिटी है। एक तो ये कि आप किसी के भी ईमेल एड्रेस का नाम यूज़ कर लो, आइडेंटिटी थेफ्ट करना बड़ा आसान काम है, कोई फेक ईमेल सेंड करना बड़ा आसान काम है इसके अंदर। प्रोटोकॉल के अंदर एन्क्रिप्शन नहीं है आपकी, वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि आप इसके अंदर इमेजेस और डेटा अपलोड करना काफ़ी मुश्किल काम है यहाँ पे, इतने आराम से हम कर नहीं सकते, काफ़ी टफ है। प्रोटोकॉल इतना अच्छा यूज़र फ्रेंडली प्रोटोकॉल नहीं। तो लेकिन अभी भी मोस्ट कॉमनली यूज़्ड ये एसएमटीपी सर्वर है यहाँ पे ईमेल सेंड करने के लिए। तो आप जो सा मर्ज़ी आप ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर देख लो, वो आपका एसएमटीपी यूज़ कर रहा होता है अक्सर, मोस्ट या सपोर्ट कर रहा होता है उसको। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है इस वक़्त इसकी एसएमटीपी सर्वर की। सर सर अगर जी, हम जी। एच टी सर अगर हम HTTPS अगर यूज करें तो फिर तो नहीं ट्रैक कर सकेगा ना सर वायर जी, जी, शॉर्ट, या ट्रैक उस कर केस सकता में नहीं, नहीं, उस केस में तो पैकेट्स आपके एन्क्रिप्टेड जा रहे होंगे ना, उस केस में आपको कुछ देख भी लो पैकेट्स को कुछ समझ नहीं आएगी इसमें है क्या? तो उसमें तो है? यस सर। पॉसिबल नहीं है, उसमें तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है आपकी। तो अगर मैं ये वाला याहू सर्वर यूज़ करता हूँ वेब के ऊपर, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लॉग बना हुआ आ रहा है कि ये एचटीटीपीएस पे काम कर रहा है, सर्टिफिकेट्स है इसके प्रॉपर। तो यहाँ पे तो एन्क्रिप्टेड पैकेट सारे ट्रांसफर होंगे। तो कोई इसके पैकेट्स देख भी ले तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, तो इसके अंदर काफ़ी बेहतर हालात हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आउटलुक यूज़ करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर, तो ये टोटली इनसिक्योर होगा। चाहे वो लेटेस्ट वर्ज़न हो या पुरानी वर्ज़न हो, ये इनसिक्योर है कि अगर ये एसएमटीपी यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, जैसे जीमेल को अगर हम देखें, तो जीमेल ने क्या किया, जीमेल ने अपने एसएमटीपी को थोड़ा सिक्योर किया एक तरीके से। क्योंकि हम जीमेल की एसएमटीपी की सेटिंग्स यहाँ पे देखते हैं कि जब हम जीमेल को कॉन्फ़िगर करना हो हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये सर्वर यूज़ करते हैं smtp.gmail.com। तो उसने क्या किया हुआ यहाँ पे, उसने एक तो उन्होंने पोर्ट नंबर चेंज की हुई है अपनी, दूसरा उन्होंने एसएसएल को यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। एसएसएल क्या था, सिक्योर सॉकेट लेयर थी आपकी एक, यानी कि इससे यानी सॉकेट की हर चीज़ को एन्क्रिप्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे की हुई है कि एक एडिशनल एक और लेयर डाल के एक सिक्योर सॉकेट लेयर एनेबल करके उन्होंने सारी चीज़ें एन्क्रिप्ट कर रहे हैं। लेकिन बेसिक प्रोटोकॉल फिर भी वैसे ही है। लेकिन इसके अलावा जीमेल ने एक और काम यहाँ पे किया हुआ है। जीमेल ने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि आपने ऑथेंटिकेट करना है यहाँ पे अपने आप को, कि अपना लॉगिन करेंगे तब आप जीमेल के ऊपर ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एनहांस सिक्योरिटी यहाँ पे हो गई है। लेकिन अभी भी अगर अभी भी आप सर्च करो तो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे नेट पे, जो कि इवन जीमेल पे भी फेक ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ईमेल उसकी तरफ से आई हुई है, लेकिन एक्चुअली उसकी तरफ से नहीं होगी, किसी और की तरफ से होगी या फेक ईमेल होगी आपकी। तो इसलिए जो ईमेल्स होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती। ईमेल हम काफ़ी हद तक फेक जनरेट कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा बिल गेट्स की ईमेल आई हुई है, किसी और की ईमेल आई हुई है, हालाँकि वो उसकी तरफ से ईमेल नहीं होती, वो फेक जनरेट हुई होती है। तो इनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ईमेल के हेडर को पढ़ते हैं कि आपके पास जो ईमेल्स आ रही हैं यहाँ पे, सपोज़ करो मैं यहाँ पे कोई ईमेल खोल के ओपन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक ईमेल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके हेडर को पढ़ूँगा यहाँ पर। तो हेडर का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, अगर मैं यहाँ सॉरी यहाँ पे सपोज़ करो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास छोटा-सा एक हेडर बना हुआ है। अब ये हेडर आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे एन्क्रिप्शन है या नहीं है, टीएलएस इसके ऊपर इनेबल है कि नहीं है, इनेबल है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये आपको कह रहा है कि सर्टिफिकेट को साइन किसने किया हुआ है, इसको साइन किसने किया हुआ है, बता रहा है कि edx.org ने इसको साइन किया हुआ है। अब ये जो वेबसाइट है ऑथेंटिक वेबसाइट है एक, तो इसको जीमेल मानता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको स्पैम नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये चीज़ किसी अजीबो-गरीब वेबसाइट की होगी, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपके पास कोई होटल वालों की तरफ से ईमेल आई हुई है यहाँ पे, तो अगर मैं इसका हेडर चेक करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि साइन किसने किया हुआ है, MKTN3XO। अब ये अजीब-गरीब से एक सर्वर का नाम है, जो कि देखने में ऑथेंटिक लग नहीं रहा। तो इसलिए जीमेल ने क्या किया, इसको उठा के स्पैम में डाल दिया हुआ है। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मामला होगा तो खुद ब खुद इसको ब्लॉक भी कर देगा वो। तो हमसे पूछे बगैर इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं कई दफ़ा ये।
तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। यहाँ से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये एक्चुअल जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ से हमें कुछ हद तक यहाँ पे अंदाज़ा होता है इसका। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस भी आपको मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से भी कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ईमेल कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट सिक्योर चीज़ नहीं है। तो ये कोई ऑथेंटिक एविडेंस के रूप में इसको यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी इसके अंदर लूप होल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे इस सर्विस के अंदर। जी, क्लियर हो गया सबको ये? सर सर अगर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है सर HTTPS का कि वो ज़्यादा सिक्योर है और इनक्रिप्टेड है, तो फिर ये SMTP क्यों यूज़ करती हैं ये ईमेल सेंडिंग के लिए, लाइक जीमेल सर? अब वो इसकी इसकी मेन वजह कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास ईमेल की एक ऐप बनी हुई होती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड में भी आती है, वो एप्पल में भी आती है कि आप उसके अंदर कोई भी ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर लो। तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपकी ईमेल जिस तरह एसएमएस आते हैं, वैसे ही आपके पास ईमेल आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाता है आपके पास। तो अगर हमने एचटीटीपी के थ्रू अगर ईमेल चेक करनी है, फिर हमें पेज यहाँ पे खोल के रखना पड़ेगा कि मैंने हर वक़्त एक जीमेल खोल के रखा हुआ है एक पेज के अंदर, उसको मिनिमाइज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज़ खा यूज़ करता है आपके। काफ़ी एनोयिंग लगता है कि आपका ईमेल हर वक़्त खोल खोल सामने खुला हुआ पड़ा हुआ है। तो जब हम इसको एप्लीकेशन पे मूव करते हैं, जब इसकी ऐप्स बनाते हैं ईमेल की, तब फिर खुद ब खुद एसएमटीपी आ जाता है। अगर हम वेब पे यूज़ करेंगे ईमेल को, फिर एसएमटीपी नहीं आएगा। सिर्फ़ ऐप्स को कंपैटिबल बनाने के लिए एसएमटीपी लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की। और दूसरा ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का मसला है यहाँ पे, वो सपोर्ट करता है अभी तक। तो ये 2-3 ऐप्स हैं, ईमेल मैनेजमेंट की जो ऐप्स हैं, ये काफ़ी इनसिक्योर होती हैं। तो वेब यूज़ करोगे ज़्यादा बेहतर है बजाए कि इन ऐप्स के। तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है अक्सर। तो सपोज़ करो अगर आपने आईएसटी का जो मेल एड्रेस है आपका, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने फ़ोन के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी एन्क्रिप्टेड नहीं है ये ईमेल एड्रेस जो यहाँ के होते हैं। तो ये तो पैकेट्स आपको अनसिक्योर पैकेट्स नज़र आ देंगे आपको। और आईएसटी का तो एचटीटीपी का ईमेल भी सिक्योर नहीं है। तो दोनों इनसिक्योर है यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपके पास दोनों चीज़ें यहाँ पे इनसिक्योर हैं। तो चाहे आप यहाँ पे इसका यहाँ पे अगर आप चाहो तो देख लो कि आपके पास यहाँ पे इनका मेल सर्वर भी इनसिक्योर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप एनटी से कनेक्ट कर सकते हो उसको और साथ में आप अगर हम इनका दूसरी वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन करें वेब वाली, तो वो भी आपके पास अनसिक्योर आती है यहाँ पे। तो ये वाली ईमेल भी यहाँ आपकी इनसिक्योर है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि नॉट सिक्योर। तो इसमें कोई एन्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं होती यहाँ पे। तो इवन यहाँ की हर ईमेल का हर टेक्स्ट यहाँ पे आप रीड कर सकते हो पैकेट ट्रेसर लगा के क्या-क्या ईमेल यहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि आपके पास इसका मतलब क्या है, कई दफ़ा वायरसेस होते हैं आपके कुछ, वो वायरसेस क्या होते हैं, वो वायरस आर्क वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो वो एक कोई ऐप होगी इंस्टॉल होके आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई होगी। तो वो ऐप आपके सारे पैकेट्स को देखती रहेगी हर वक़्त। तो जैसे ही कोई इनसिक्योर पैकेट नज़र आएगा उसको, तो वो आपका ईमेल एड्रेस वगैरह हैक कर लिया करेगी ऐप आपकी। तो ये मसला यहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा यहाँ पे लूप होल है इस चीज़ का। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को ना ही यूज़ करें जो कि एसएमटीपी यूज़ कर रही हैं। खाली टेस्ट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई कॉन्फिडेंशियल काम के लिए ना यूज़ करें इसको। कन्वीनिएंट बहुत है ये। इसको क्रिएट करना बड़ा आसान है। एसएमटीपी सर्वर अगर आपने बनाना हो तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। एसएमटीपी का क्लाइंट बनाना तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने, बड़े आसान काम है ये। तो बड़े आराम से हम चीज़ें बना सकते हैं, तो इसमें ये फ़ायदा है, लेकिन फिर सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। जी, क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। जी सर, हो गया। अच्छा, जी, अब होगा क्या, अब एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि अगर आप कोई मेल सर्वर बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज़ करो कि आपके पास ये डोमेन है ist.edu.pk। तो अगर इसका मतलब है कि अब आप डिफरेंट किस्म की ईमेल एड्रेसेस बना सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि आप जितने मर्ज़ी ईमेल एड्रेस बना लो, इनका फॉर्मेट क्या होगा आपकी ईमेल्स का कि कुछ भी हो जाएगा xyz@ist.edu.pk। ये फॉर्मेट होना चाहिए इसका। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जब आईएसटी के डोमेन को कोई ईमेल करनी होगी, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा कि इनका मेल सर्वर है कौन-सा। तो सपोज़ करो कोई बंदा इस एड्रेस पे सेंड कर रहा है,
तो पहले उसने क्या करना है, उसने पहले ढूंढना है कि इस ईमेल के अगेंस्ट इनका मेल सर्वर क्या है, उसकी आईपी क्या है। तो कोई बता सकता है कि हमें वो आईपी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी आईपी इस मेल सर्वर की? यानी कि सपोज करो कि मैं ईमेल करना चाह, जी डीएनएस से मिलेगी। तो डीएनएस के अंदर एक खास रिकॉर्ड होता है मेल सर्वर का। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट ही इस तरह का है कि वेबसाइट का नाम लिखा होता है तो उसके ऊपर ईमेल एड्रेस बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हर डीएनएस के अंदर आपका एक मेल सर्वर की रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, वरना क्या होगा वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि ये वाला जो ईमेल एड्रेस है वो कहाँ पे, इसका मेल सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, किस यानी किस में जाके हमने ईमेल फॉरवर्ड करनी है इसकी, यानी ईमेल सर की कहाँ। जी जी सर ये जो पहले हम बात कर रहे थे कि जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं सिक्योर कनेक्शन के, तो सर ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये वो पर्टिकुलर सर्वर दे रहा होता है या कोई कमेटी वगैरह? इस सर्टिफिकेट्स के ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो चाहो तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो। और कुछ होते हैं कि आपके ऑथेंटिक जो वेब सर्वर्स हैं वो खुद से भी जनरेट करके आपको देते हैं। यानी बेसिकली होता है कि आपके ना उनके कुछ वेरिफिकेशन कोड्स होते हैं, वो वेरीफाई होने चाहिए। तो सर्टिफिकेट तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि वेरिफिकेशन उसकी हो रही हो। तो बेसिकली सर्टिफिकेट में होता क्या, इंक्रिप्शन की होती है आपकी। तो सपोज करो कि आप, हम कहेंगे कि ये की है, इसमें काफी हेक्स के बाइट्स पड़े हुए होंगे, जैसे FA FF09 कुछ बाइट्स पड़े होंगे। इस की को यूज करते हुए आपने मैसेज को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना होगा। तो खाली ये होता है सर्टिफिकेट के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक लंबा सा आपके पास एक कोड पड़ा होगा, उसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट ये, तो पहले आप, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करना कोई सॉफ्टवेयर, तो पहले आपको सर्टिफिकेट वो खुद देगा। उसके बाद आप उसी की को यूज करके अपना कनेक्शन को एनक्रिप्ट करोगे और वो डिक्रिप्ट कर रहा होगा अपने पास। तो ये बिल्कुल जॉर वाला काम है। सपोज करो जॉर जिस हम करते हैं, तो जॉर करोगे तो वही जॉर दोबारा करोगे तो मैसेज दोबारा आपके पास वही आ जाता है। ये आपने काम किया होगा मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली, कि किस तरह से जॉर को एज ए की यूज करते हैं हम। अच्छा तो ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मेल सर्वर वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फिर हम डीएनएस की यहाँ पे क्वेरी करते हैं कि मेल सर्वर क्या है इसका। तो यही हम डीएनएस में सारा काम कर रहे होते हैं। तो, तो वहां से आपको मिलता है कि इसका एड्रेस मेल सर्वर का यहाँ ये पड़ा हुआ है, तो ये डीएनएस के रिकॉर्ड का हिस्सा होता है आपके मेल सर्वर का यहाँ पे एड्रेस भी। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है आईएसटी के डोमेन पे मेल सेंड करने का। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अच्छा अब एक आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो आईएसटी के साथ, क्योंकि यहाँ का केस बहुत डिफरेंट किस्म का है। यहाँ के केस में क्या डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे ये कि कुछ यहाँ पे 2 या 3 किस्म के डिफरेंट मेल सर्वर चल रहे हैं आईएसटी के अंदर। तो इसका हिंट हमें कैसे मिलता है कि अगर आप चेक करो कि आप सब लोगों के आउटलुक पे अकाउंट बने हुए होंगे, तो जिस पे आपको ऑफिशियल ईमेल आती होगी, जो आप आउटलुक पे चेक करते होगे, ऐसा ही ये सबके बने हुए अकाउंट्स IST.edu.pk के समथिंग कुछ। जी सर बने यस हुए हैं। सर। जी बने हुए हैं। जी जैसे सर। आपको, अच्छा एक काम करो, कभी जीमेल से उस ईमेल पे सेंड करने की ट्राई करो, कोई ईमेल सेंड करने की ट्राई करो कि आप जीमेल में अपना अकाउंट खोलो, वो अपना आईएसटी वाली ईमेल एड्रेस पे कोई ईमेल भेज के देखो कि वो ईमेल सर वो मिलती कि नहीं मिलती। ब्लॉक हो जाती है नहीं सर। जाती सर, वो नहीं ब्लॉक होता है। सर। नहीं जाती तो क्या एरर मिलता है आपको? सर वो रिसीव ही नहीं होती। वही कहते हैं कि ये तो यूजर बना ही नहीं हुआ, ये आता होगा मैसेज आपके पास कि ये यूजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आईएसटी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हिसाब किताब है, बहुत नॉन स्टैंडर्ड एक चीज चल रही है। तो आईएसटी को हम दो तरह से देखते हैं। एक तो है आईएसटी का यहाँ पे इंट्रानेट। तो अगर हम इंटरनेट देखें इसके अंदर, तो इस इंटरनेट के अंदर एक डिफरेंट यहाँ मेल सर्वर बना हुआ है, और ये सिर्फ इंटरनल के लिए, यूज के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक इंटरनेट के ऊपर एक मेल सर्वर अलग से बनाया हुआ है जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए। तो उसका मतलब है कि जो इंटरनेट पे जो डीएनएस सर्वर पड़ा हुआ है, उसके पास कौन से वाले मेल सर्वर का एड्रेस होगा, मेल सर्वर 1 का कि मेल सर्वर 2 का? डीएनएस के तो पास कौन सा? जी इसके पास 2 का यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है।
तो जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो मेल सर्वर 2 के पास जाता है, जिसके ऊपर हमारे अकाउंट्स नहीं बने हुए होते। और अगर हम आईएसटी के अंदर बैठेंगे, अगर हम अंदर बैठ के चेक करते हैं, तो लोकल डीएनएस के पास कौन-सा मेल सर्वर पड़ा हुआ होगा, उसके पास MX1 का पड़ा हुआ होगा। तो अगर हम आईएसटी के अंदर बैठ के यूज़ करेंगे तो आपको MX1 के ऊपर फॉरवर्ड कर रहा होगा। लेकिन अगर आईएसटी से बाहर हो तो बाहर के डीएनएस में MX2 का पड़ा होता है हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सी चीज़ बनी हुई है यहाँ पे आईएसटी के केस में। तो ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा होता नहीं नॉर्मली। तो सिर्फ ये आईएसटी के अंदर ये केस है, बाहर कहीं और आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना आपने। और फिर यहाँ पे आईएसटी के अंदर एक थर्ड प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि एक आईएसटी ने थर्ड मेल सर्वर भी बनाया हुआ है यहाँ पे। एक थर्ड मेल सर्वर है, वो किस डोमेन पे काम करता है, वो इस डोमेन पे काम करता है @mail.ist.edu.pk। इसमें एक मेल का वर्ड भी पहले आता है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ यूजर्स हैं जिनके नाम MX1 में पड़े हुए होते हैं, उनके नाम उन्होंने MX3 में भी बना दिए हुए हैं। तो और फिर जब यहाँ उनके एक ब्रिज बना दिया उन्होंने कि MX1 और 3 वाले आपस में इन यूजर्स के लिए मेल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है जो कि वैसे दुनिया में नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सपोज करो कि अगर मैं आईएसटी के अंदर हूँ तो मेरा एड्रेस होगा, अंदर रहते हुए मेरा एड्रेस होगा farhan@ist.edu.pk। जब मैं आईएसटी के अंदर काम कर रहा हूँ, मेल एड्रेस मेरा ये होगा। और जब मैं आईएसटी से बाहर होगा तो मेरा एड्रेस होगा farhan@mail.ist.edu.pk। एक मेल का वर्ड ऐड कर देना है साथ। तो ये यहाँ पे थर्ड मेल सर्वर भी है यहाँ पे। और फिर एक ईमेल एड्रेस मेरे पास एक डिफरेंट होगा, वो होगा farhan.mahmood@ist.edu.pk। ये कौन सा मेल सर्वर होगा? 1 2 3। ये किस पे बना हुआ होगा फिर? ये बना होगा MX2 के ऊपर, जो कि इंटरनेट के ऊपर डायरेक्टली पड़ा हुआ है। तो तो इनके दो मेल सर्वर जो नेट के ऊपर कनेक्टेड हैं। एक इनका इंटरनल है और एक सर्वर जो कि इंटरनल के साथ ब्रिज हुआ हुआ है इसका। इन कुछ यूजर्स को वो वहाँ से वहाँ पोर्ट करता है। तो चाहे मैं यहाँ से चेक करूँ या यहाँ से चेक करूँ, मुझे सेम ईमेल मिल रही होगी, लेकिन MX2 वाली ईमेल डिफरेंट होगी। तो आईएसटी के अंदर यहाँ पे खिचड़ी मची हुई है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे चल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये होता है कि जब हम टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करते हैं ना, तो पुरानी टेक्नोलॉजी हम खत्म नहीं करना चाहते, तो जो नई टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर देते हैं तो फिर ये सूरत हाल बन जाती है हमारे पास। तो ये इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए हमारे पास एक खिचड़ी सी बनी हुई है यहाँ पे। जी क्लियर हो गया सबको? सर ये आईएसटी के लैंडिंग पेज पे आप जाएं तो उधर वो सिक्योर शो करता है, लेकिन आगे किसी भी पेज पे जाएं तो वो अनसिक्योर शो करता है। सर इसकी क्या वजह है सर? मतलब हर पेज के लिए अलग से हमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना नहीं, पड़ता है सर? ये वही तो आपको बता रहा हूँ कि पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ नई टेक्नोलॉजी जब मिक्स करते हैं ना, फिर ये होता है। अब होता है ये जो बाकी पेजेस हैं, पुराने पेजेस बने हुए हैं, इन्होंने खाली क्या किया, खाली लैंडिंग पेज चेंज किया है। तो अंदर जो सब पेजेस हैं काफ़ी चेंज नहीं किया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये पुराना ही पेज ओपन होगा, my.ist.edu.pk। ये कम से कम 20 साल पुराना पेज है, अगर कभी खुल जाए तो। हर वक्त खुलता भी नहीं है। तो इस तरह का ईमेल का पेज खोलता हूँ, ये एक डिफरेंट पेज है, जो भी ये भी बहुत पुराना पेज है, जो कि कितने सालों से अपडेट नहीं हुआ हुआ। अगर सिक्योर एक्सेस का खोलता हूँ तो ये भी बहुत पुराना पेज है, अपलोड नहीं, कभी अपडेट उन्होंने किया नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जब फ्रंट पेज वो ये अपडेट कर लेते हैं, बाकी जो बैक पेजेस को अपडेट करना भूल जाते हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजी का मिक्स किया हुआ नई के साथ, तो इसलिए पुरानों के साथ सर्टिफिकेट रिप्लाई नहीं हो रहा और नए के ऊपर आपके पास सिक्योर लिखा हुआ आ रहा होता है हालांकि। तो उनको भी वो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बस क्या कहें, वो मिक्सचर बना हुआ इसलिए नहीं कर रहे यहाँ पे। उनको खौफ है कि अगर उन्होंने किया अपडेट किया पुरानों को भी, तो वो काम करना बंद कर जाएंगे। उनका ख्याल है कि इसको हम सिक्योर करते हैं यहाँ पे, तो ये पूरे के पूरा सॉफ्टवेयर इनको खुद से दोबारा बनाना पड़ेगा, ये कंपैटिबल नहीं रहेगा उसके बाद। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जो लोग ये मेल सर्वर यूज़ करते हैं तो उनको फिर मेल्स मिलना बंद हो जाएंगी, उनको दोबारा से वेट करना पड़ेगा और काफ़ी यहाँ पे लोगों का डेटाबेस ज़ाया हो जाएगा। तो अगर मेरी मेल्स पड़ी हैं इसके अंदर सारी डिलीट हो जाएंगी अगर उन्होंने अपडेट किया, उसको सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की। तो इस खौफ से उसको अपडेट करते नहीं है फिर कितने सालों तक। ये डिज़ाइन यहाँ पे इस चीज़ की। तो सर इन्होंने बोला था कि हमने नई वेबसाइट बनाई है, तो मतलब वेबसाइट नई नहीं बनाई थी, सिर्फ लैंडिंग पेज इन्होंने चेंज किया था उसका CSS। सर यही है ना? जी
मेन चीज यही है, बस ये फ्रंट पेज जो था ये उन्होंने उठा के कहीं से टेम्पलेट उठा के नया लगा दिया, CSS वगैरह को अपडेट कर दिया, बाकी वही चीजें हैं। ओके सर। एंड बैक एंड पे सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हुई, सिर्फ ये एक फ्रंट का GUI इन्होंने बेहतर कर दी है, बाकी वही हालात है। सर वो 07 की अटेंडेंस लगा दें, उसकी लाइट नहीं है सुबह से। ठीक हो गया, सही। चलें जी, ठीक है। कल फिर हम DNS को देख लेते हैं दोबारा से, DNS के कुछ टॉपिक्स को दोबारा से देख लेते हैं जो कि अभी हम लास्ट पे बात कर रहे थे, ये मेल सर्वर वाली, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल हम इसको देख लेते हैं DNS। चलिए जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन हो तो कल आप क्लियरिफाई कर लेना अपने। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Let's call it a day. लेकिन कभी भी हार नहीं मानी।